होमो निएंडरथॉल्स के बारे में तफसील से बात करते हैं ताकि तस्वीर मज़ीद वाज़ेह हो सके और ये हमारे अर्तक़ाई पस मंज़र में अपनी हकीकी जगह ले सकें। ये महज एक मादूम नस्ल का नाम नहीं, बल्कि ये उन इंसानों की एक कहानी है जिन्होंने लाखों साल के अरसे में इर्तिकाई सफ़र तय किया और हज़ारों साल तक हमारी अपनी नस्ल होमो सेपियंस के शाना बशाना इस सैयारे पर मौजूद रहे। उनका ज़माना आज से तकरीबन 4 लाख साल पहले शुरू हुआ और तकरीबन 40,000 साल पहले तक चला, जिस दौरान उन्होंने यूरोप, मगरबी एशिया और वसती हिंदुस्तान में आबाद हुए। एशिया के वसीआ इलाकों में ज़िंदगी गुजारी। इनका जिस्मानी ढांचा जदीद इंसानों से मुख्तलिफ था, जो ख़ास तौर पर सर्द और चैलेंजिंग माहौल में रहने के लिए ढला हुआ था। उनका कद निस्बतन छोटा, लेकिन जिस्म बहुत मजबूत, पठे वाले और चौड़े सीने वाला होता था। उनके आज़ा, बाजों और टांगे छोटे होते थे, जो सर्दी में जिस्म की हरारत बरकरार रखने में मदद देता है। उनकी खोपड़ी की शक्ल है लंबी और पीछे की तरफ बढ़ी हुई होती थी। पेशानी पीछे की तरफ ढलवान वाली, आँखों के ऊपर एक नमायां हड्डी का आभार और एक बड़ी चौड़ी नाक उनकी खास पहचान थी। ये खुसूसियात सख्त आब है, वह हुआ के लिए उनकी मुआफ़क़त को ज़ाहिर करती हैं। उनके दिमाग का हजम हमारे दिमाग के बराबर या बाद औक़ात उससे थोड़ा बड़ा भी पाया गया है, जो उनकी इल्मी सलाहियतों के बारे में सवालात पैदा करता है। निंदरथल माहर शिकारी थे। वो औजार बनाने में भी हिनरमंद थे और उनकी औजार साजी की तकनीक को मोस्टेरिन सनात कहा जाता है। ये औजार पत्थर के फ्लेक्स से बनाए जाते थे, जिन्हें 30 धारों में तब्दील किया जाता था, जो शिकार करने, जानवरों की खाल उतारने और गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होते थे। वो सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि हड्डियों और लकड़ी के औजार भी बनाते थे। वो बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिनमें मैमथ्स, ओनी गेंडे, वुली राइनोस और हरन जैसे जानवर शामिल थे। शिकार के शुरुआत से पता चलता है कि वो करीबी फासले से शिकार करते थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत और तावन दरकार होता था। वो पौधों, फूलों और जड़ी बूटियों को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाते थे और आग का इस्तेमाल जानते थे, जिससे वो खुद को गर्म रखते थे, खाना पकाते थे और अपने औजारों को सख्त करते थे। वो गारों और चट्टानों के नीचे पुनाह लेते थे और बाद औक़ात सादा पुनाह गाहें भी तामीर करते थे। नेंदरथलों के बारे में जदीद तहकीक ने उनकी इस तस्वीर को बदल दिया है कि वो सिर्फ सख्त और बेरहम मखलूक थे। अब ये माना जाता है कि उनका समाजी ढांचा था और वो पेचीदा रवैये रखते थे। उनके मर्दों को दफनाने के शवाहद मिले हैं। बाद कब्रों में जिस्मों को एक ख़ास अंदाज में रखा गया था, जो किसी हद तक रसूमात की निशानदही कर सकता है। हालांकि क्या वो वाकई अकब्र का सामान, ग्रेव है गुड्स रखते थे, इस पर अभी बहस है। हालिया बस दरियाफ्तों से ये तजवीज़ भी मिलती है कि वो अलामती सूच रखते थे। स्पेन की कुछ गारों में पाई जाने वाली कदीम तरीन गार पेंटिंग्स की तारीख निंदरथल दौर तक जाती है, जिससे उनमें फ़नकाराना सलाहियतों का इम्कान पैदा होता है। वो शायद अपने जिस्म को रंगने के लिए रंगों, पिगमेंट्स और सजावट के लिए सीपों, शेल्स का भी इस्तेमाल करते थे। उनकी हड्डियों के मुतालाए, ख़ास तौर पर हाइवाइड हड्डी, हेड बोन, जो ज़बान के नीचे होती है, से पता चलता है कि शायद उनमें बातचीत करने और एक किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने की सलाहियत थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हमारे बराही रासत अजदाद होमोसेपियंस तकरीबन 60,000 से 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर यूरेशिया में फैले, तो उनका सामना पहले से मौजूद है नींदरथलों से हुआ। लाखों साल तक अलग रहने के बावजूद
ان دونوں گروہوں کے درمیان رابطہ ہوا اور ملاپ، انٹربریڈنگ ہوا۔ آج کی جینیاتی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ افریقہ سے باہر رہنے والے زیادہ تر جدید انسانوں کے جینوم میں نیندرتھل ڈی این اے کا 1% سے 4% حصہ موجود ہے۔ یہ ڈی این اے شعبۂ ان پوت پیمانندیائے انہیں ہماری قوت مدافعت کے نظام کو متاثر کرنے والے جینز، جلد اور بالوں کی خصوصیات، یہاں تک کہ کچھ بیماریوں جیسے ذیابیطس یا ڈپریشن کے رجحان سے بھی منسلک پایا گیا ہے۔ اس ملاپ نے شاید جدید انسانوں کو یوریشیا کے نئے اور مختلف ماحول میں ڈھلنے میں مدد فراہم کی۔ تقریباً 40,000 سال پہلے نیندرتھل معدوم ہو گئے۔ ان کے معدوم ہونے کی قطعی وجہ ابھی تک ایک پیچیدہ معمہ ہے، اور غالباً یہ کسی ایک عنصر کا نتیجہ نہیں تھا۔ مختلف نظریات موجود ہیں، یہ کہ ہومو سیپینس، جو شاید زیادہ منظم سماجی ڈھانچہ رکھتے تھے، بہتر مواصلات کرتے تھے یا نئی ٹیکنالوجیز جیسے دور تک مار کرنے والے ہتھیار رکھتے تھے، ان کے ساتھ وسائل پر مقابلہ ان کے زوال کا باعث بنا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں جیسے کہ سخت سرد ادوار کا آنا ان کی آبادیوں پر دباؤ کا سبب بنے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہومو سیپینز اپنے ساتھ ایسی بیماریاں لائے ہوں جن کے خلاف نیندرتھلوں میں مدافعت نہیں تھی، یا پھر شاید وہ آہستہ آہستہ ہومو سیپینز کی بڑی آبادیوں میں جذب ایسیمیلیٹ ہو گئے۔ نسل در نسل ملاپ کے ذریعے ان کی الگ شناخت ختم ہو گئی۔ سب سے زیادہ ممکنہ صورت یہ ہے کہ ان تمام عوامل کا ایک مجموعہ ان کے انجام کا باعث بنا۔ آج ہومو نیندرتھل کو صرف ایک معدوم مخلوق کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انہیں ایک پیچیدہ، ذہین اور قابل انسانوں کے طور پر پہچانا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ماحول میں کامیابی سے لاکھوں سال گزارے۔ ان کی کہانی ہمیں انسانی ارتقاء کی پیچیدگی، مختلف ہم آہنگیوں اور مختلف ہم آہنگیوں کے درمیان کھیل کی کہانی ہے۔ انسانی شکلوں کے وجود اور ہماری اپنی نسل کے سفر کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ ہمارے جینز میں بھی کسی حد تک زندہ ہیں۔ ان پر تحقیق آج بھی جاری ہے، اور ہر نئی دریافت ان کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ کرتی ہے۔